बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो आइए बात पते की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही अपराध और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। एक तरफ गुंडे बदमाशों का जुलूस निकाला जा रहा है, तो अब दूसरी तरफ बंगाल के तालाब हथियारों का जखीरा यहां पर उगल रहे हैं, जिनका कनेक्शन सीधा सीधा टीएमसी के नेताओं से निकलता हुआ अब नजर आ रहा है। लेकिन आरोपी कोई भी हो, वो शुभेंदु राज में बच नहीं पाएगा, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने सुरक्षा और शांति वाला बंगाल बनाने की कसम खा ली है। उसी कसम के तहत संदेश खाली, कुमरा खाली, बासंती में एसटीएफ ने रेड की है, जिसमें तालाब से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। संदेश खाली के जिस तालाब से हथियार बरामद हुए, उसकी तस्वीरें खुद सीएम शुभेंदु ने शेयर कर दी है, जिसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कैसे अवैध हथियारों को तालाब में छिपा कर रखा हुआ था। सीएम शुभेंदु ने लिखा कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया जाता था। अवैध हथियार मामले में 6 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। वहीं एक घर में तलाशी के दौरान भी 18 हथियार और कारतूस जब्त किए गए, जिसका कनेक्शन टीएमसी नेता शाहजहां शेख से निकल रहा है। इसी पॉइंट से अंदर से कई सारे फायर आर्म्स यहाँ से बरामद किया गया है, और उसी के साथ साथ ये जो एबंडन घर दिख रहा है, इस एबंडन घर से भी कई सारे आर्म्स यहाँ से सीज किया गया है। अब जांच एजेंसी ये पता लगा रही है कि हथियारों का इस्तेमाल कहां होना था और सिंडिकेट के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था। अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के 1 महीना होने को है। बदले सियासी माहौल में पब्लिक को करप्शन और कटमनी वालों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी मिल गई है। गांव हो या फिर शहर हो, सत्ता में रहते हुए लोगों को लूटने वालों का अब हिसाब किया जा रहा है। और ये तस्वीर सबूत है कि बंगाल में कटमनी लेने वाले टीएमसी नेताओं का खेल अब खत्म हो चुका है। पब्लिक खुद इन भ्रष्ट नेताओं से हिसाब मांग रही है और उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। हाथों में तख्ती लिए लोग टीएमसी के पंचायत सदस्यों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जब टीएमसी की सरकार थी तो आवाज दिलवाने के लिए पंचायत सदस्य लस्कर और नसीरुद्दीन ने पैसे लिए थे। अब जब टीएमसी चुनाव हार गई है तो लोग इन भ्रष्टाचारियों के घर का घेराव कर रहे हैं और कटमनी वापस मांग रहे हैं। इधर झारग्राम में टीएमसी नेता संजीव महतो के घर से राहत सामग्री बरामद हुई है। बोरे और पॉलिथीन में भरे रखे ये कपड़े गरीबों में बांटने थे, लेकिन संजीव ने बांटने के बदले इसे अपने घर में स्टोर कर लिया। अब लोग इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सरकार बदलने के बाद लोगों में हिम्मत आ गई है। यही कारण है कि वो भ्रष्टाचार करने वालों और कमीशन खाने वालों के खिलाफ उग्र हो गए हैं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के साथ ही टीएमसी के अंदर चल रही कला अब खुलकर सामने आ रही है। टीएमसी में टूट के बाद ममता बनर्जी अब डैमेज कंट्रोल करने में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। अब पार्टी को बचाने के लिए ममता बनर्जी प्लान बी पर काम कर रही हैं। पहले विधायकों की बगावत और अब सांसदों के बागी होने का डर ममता बनर्जी को सता रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने घर में पार्टी की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें महज 8 विधायक और 6 सांसद ही पहुंचे, जिसने दीदी को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया। अब पार्टी को बचाने के लिए दीदी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे। उधर बागी गुट ने ममता बनर्जी की बैठक में सिर्फ 8 विधायकों के पहुंचने को उनकी जीत बता दिया। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। 31 और 5, एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया। उधर टीएमसी में 2 फाड़ होने पर हुमायूं कबीर ने तंज कसा। तो पार्टी नेशनल नहीं है तो पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी का क्या वैल्यू है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी बिखरता हुआ कुनबा कैसे संभालेंगी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार एक तरफ केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो अब दूसरी तरफ प्रदेश के मदरसों का सर्वे भी कराने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिया है। इस ऑर्डर के निकलने के 24 घंटे बाद ही मदरसों का सर्वे शुरू हो गया। जिला मजिस्ट्रेटों को दिए निर्देश में कहा गया कि वो ब्लॉक और नगर पालिका स्तर पर सर्वे करवाएं और जिले के सभी मदरसा संस्थानों का एक डेटा तैयार करें। इसमें मान्यता प्राप्त, रजिस्टर्ड और सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अनरजिस्टर्ड और निजी मदरसे शामिल होंगे।
सर्वे का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट करना और संस्थानों की स्थिति समझना है। हालांकि सरकार ने अभी ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल किसी भी संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा और ना कोई कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में सरकारी मदरसों की बात करें तो 600 से ज्यादा हैं वो, जिनमें उच्च धार्मिक डिग्री वाले मदरसों की संख्या करीब 500। जूनियर मदरसों की बात करें तो संख्या 112 के करीब है, जिनमें करीब 4,50,000 के आसपास बच्चे पढ़ाई करते हैं। डेटा तैयार कर 5 जुलाई तक रिपोर्ट देने की डेडलाइन रखी गई है ताकि मदरसों की जरूरत और कमियों को समझने में मदद मिल पाए। अब जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको रजिस्टर करने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो गई, लेकिन इस डेडलाइन के साथ उत्तर प्रदेश में करीब 13,000 वक्फ संपत्तियों की उम्मीद भी अब धुंधली पड़ती जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समय तो बीत गया, लेकिन 13,000 संपत्तियां ऐसी हैं जो रजिस्टर ही नहीं हो पाई, क्योंकि 5 जून की रात 12 बजते ही वो समय आ गया जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े मौलानाओं के बीच घबराहट फैली हुई थी। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही वक्फ की अवैध संपत्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 जून रात 12 बजे यानी कि शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराने की डेडलाइन खत्म हो गई और डेडलाइन खत्म होने के बाद जो डेटा सामने आया उससे उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्डों में खलबली मच गई। रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद उत्तर प्रदेश में 12,780 संपत्तियां ऐसी हैं जो कि रजिस्टर नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से समय बढ़ाने की मांग हो रही है। से यही चाहते हैं कि सरकार इसमें टाइम बढ़ा दे, अगर थोड़ा और टाइम दे देगा जो लोग इस टाइम पे बैठे हुए हैं तो उनको एक राहत मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ के पास 1,26,000 संपत्तियां हैं, तो वहीं शिया सेंट्रल वक्फ में पंजीकृत 7,785 संपत्तियां हैं। इन दोनों में से रजिस्ट्रेशन के बाद 12,780 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन सही वक्त पर नहीं करा पाए। अब जबकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो मुतवल्ली वक्फ ट्रिब्यूनल से समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और अब ये मांग नहीं मानी गई तो इन संपत्तियों का उत्तर प्रदेश में वैध रहना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में आज अवैध तरीके से बनाई गई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल यहां सरकारी जमीन पर मस्जिद बना दी गई थी जिसे कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया, यानी कि संभल में जो भी अवैध है वो टूटेगा। और ये दो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही हैं। कल संभल में चमन शाह बाबा की दरगाह को जमींदोज कर दिया और आज मस्जिद मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। मस्जिद की 55 फीट ऊंची मीनार को तोड़ने के लिए हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल किया गया। 2 बुलडोजर की मदद से मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू किया गया। बुलडोजर से पहले मस्जिद के आगे के हिस्से और पिलर को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद बाकी हिस्सों को भी गिराया गया। इससे पहले बिजली विभाग ने मस्जिद में लगे बिजली के कनेक्शन को काटा, साथ ही मीटर भी अपने साथ ले गए। इस मस्जिद को ध्वस्त कर करीब 120 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इससे पहले कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जमीन से जुड़े कागजात दिखाने के लिए कहा था, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने के बाद एक्शन लिया गया। इधर गुजरात के अहमदाबाद में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। जहां मोटेरा स्टेडियम के पास अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है, लोगों के भारी विरोध के कारण चप्पे चप्पे पर फोर्स की भी तैनाती रही। फिर भी लोगों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि भारी विरोध के बाद भी बुलडोजर गरज रहा है। देखिए, 1-2 नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। अब देखिए कैसे छत के ऊपरी हिस्से को बुलडोजर तोड़ रहा है। अब इधर देखिए, बुलडोजर पूरी ताकत से अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के पास 50-50 गज का प्लॉट लोगों को आवंटित किया गया था, लेकिन लोगों ने 100 से 150 गज में अतिक्रमण कर मकान बना लिया। अब नोटिस देकर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। देखिए, घर तोड़ने के पहले कैसे बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन के लोग यहां अचानक से ही बुलडोजर लेकर पहुंच गए हैं। 30 मिनट में खाली कर दो, हम किस हिसाब से खाली करेंगे? ये थोड़ी ना होता है, सरकार ऐसी थोड़ी ना होती है। लोगों के भारी विरोध को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया ताकि बुलडोजर आराम से अवैध का काम तमाम कर सके। उत्तर प्रदेश में योगी के महाबली का अतिक्रमण और अवैध के साथ 36 का आंकड़ा है। अब इसीलिए तो जहां भी अतिक्रमण क्यों ना हो, वहां महाबली आपको खड़ा हुआ जरूर दिखाई दे देगा। और आगरा से लेकर बाराबंकी तक बुलडोजर वाली ये जो गूंज है वो सुनाई दी है, क्योंकि दोनों ही शहरों में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया गया और कब्जा माफिया शायद ये भूल गया कि योगी का बुलडोजर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जरूर पहुंचता है। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा।
बाराबंकी में बुलडोजर ने 36 मकानों को जमींदोज कर दिया। मकान तालाब की जमीन पर बना दिया गया। प्रशासन ने कई नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटा तो फिर महाबली ने सब कुछ समतल कर दिया। आगरा में सरकारी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर ने हटाया। माफिया ने जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया था। प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ न सिर्फ अवैध निर्माण को तोड़ा, बल्कि मैसेज भी दे दिया कि अगर कोई भी अवैध कब्जा करेगा तो फिर एक्शन होना तय है। अब 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू त्योहारों में विघ्न डालने वाले अराजक लोगों को आखिरी लास्ट वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने कहा है कि उत्सव के रंग में भंग डालने वालों का अंजाम बुरा होने वाला है। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। हिंदू त्योहारों के रंग में भंग डालने वालों को सीएम योगी ऐसा दंड देंगे कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। अराजकता या दंगा फैलाने की कोशिश पर ऐसा हिसाब किया जाएगा कि अमन शांति के दुश्मन कांप उठेंगे। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ। अगले महीने से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। योगी की खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार कर अगर किसी ने शिव भक्तों की आस्था में खिलवाड़ किया या सनातनी महोत्सव में विघ्न डाला तो वर्तमान ही नहीं भविष्य भी स्वाहा होना तय है। और अब अगली खबर बिहार से है, जहां सुरक्षा के मुद्दे पर जबरदस्त सियासत गर्म है। सम्राट सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित समूचे लालू परिवार की सुरक्षा में भारी कटौती कर दी। अब इसी फैसले से नाराज लालू राबड़ी ने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया, जिसके बाद पटना के 10 सर्कुलर रोड पर सुरक्षा कर्मी नदारद हैं। उनकी कुर्सियां खाली हैं। यहां आने जाने वालों की जांच भी नहीं हो रही है। आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकार के इस कदम पर आरजेडी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता। दरअसल बिहार सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा घेरे को सीमित कर दिया है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इसके स्थान पर अब उन्हें विशेष सुरक्षा दल यानी कि SSG का घेरा दिया गया है। लालू प्रसाद की सुरक्षा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 2 से 8 हाउस गार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा पटना जिला पुलिस के 2 अंगरक्षक, 1 बुलेट प्रूफ वाहन और पटना पुलिस की पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ी तैनात रहेगी। सत्ता पक्ष ने सुरक्षा वापस करने के लालू परिवार के फैसले पर निशाना साधा। अब उनको सुरक्षा वापस करना है तो कौन रोकेगा? उनकी इच्छा है। लोकतंत्र है ये, राजतंत्र थोड़े ही है। अब देखना ये होगा कि बंगला विवाद के बाद बिहार में सुरक्षा पॉलिटिक्स क्या मोड़ लेती है। दिल्ली पुलिस ने कारोबारी को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। रंगदारों ने 5 दिन पहले कारोबारी के घर फायरिंग की थी। अब इसी के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस बीच आरोपी राख और सोनू को लेकर जानकारी मिली थी कि वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपियों को घेर लिया। लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को लंगड़ा कर दिया। बाइक मौजूद है और ये वही बाइक है और ये इसी इलाके से गुजरते हुए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अब दोनों रंगदार लंगड़ा कर चल रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो किसके ऑर्डर पर वारदात को अंजाम देते थे और उनके गैंग में कौन कौन शामिल है, ताकि उन्हें भी दबोचा जा सके। इधर पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में फैजल खान लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। आज पहले खबर ये आई कि फैजल खान कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों? क्योंकि वहां उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही पुलिस मौजूद थी, जिस वजह से फैजल खान के वकील ने कहा कि वो अब सोमवार को ही बेल के लिए अर्जी देंगे। सर आज सरेंडर नहीं करते? नहीं, आगे एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा उनका। हाँ, बेल फाइल होगा, जो कानून में व्यवस्था है उसके मुताबिक उनका बेल फाइल होगा। दरअसल गिरफ्तार हुए गार्ड ने पुलिस को यह बयान दिया कि फैजल खान ने ही उन्हें फायरिंग करने को कहा था। उनकी मौजूदगी में गार्ड ने फायरिंग की। गार्ड के मुताबिक फैजल खान ने कहा कि फायरिंग करो, जो होगा हम देख लेंगे। पुलिस ने इसी आधार पर अब उन पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब वो पुलिस से बचते हुए फिर रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि उनके गार्ड को पीटा गया तो वो क्या करते, फूल बरसाते। इसके साथ ही एक बार फिर से कोचिंग पर छात्रों के सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ कोचिंग के बाहर फैजल खान और रोशन आनंद दोनों तरफ के छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बात पते की में अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में जबरन धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जहां बंगाल की एक महिला पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता उर्स में शामिल होने के लिए अम्मा की दरगाह पहुंची थी, जहां दरगाह संचालक ने उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। नागपुर की इसी अम्मा की दरगाह में धर्मांतरण गैंग ने धर्मांतरण वाला खेल खेला, लेकिन वो शायद भूल गए कि देवाभाव का ये प्रदेश है जहां धर्मांतरण वाला खेल खेलने वालों को बख्शा नहीं जाता। और इसी मॉडल के तहत पुलिस ने दरगाह संचालक समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं 3 की तलाश की जा रही है। दरअसल बंगाल की रहने वाली महिला नागपुर में उर्स में शामिल होने अम्मा की दरगाह पहुंची थी, जहां महिला को बंधक बनाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। इसके साथ ही मारपीट की गई। महिला किसी तरह वहां से भागकर बंगाल पहुंची, जहां उसने पुलिस से शिकायत की। 2 FIR पे FIR दर्ज किया गया। दरगाह के केयरटेकर ने बंधक रखा और उनका मारहान किया और ये प्रेशर डाला कि वो कन्वर्ट करें इस्लाम में। पुलिस ने तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है और अब नंबर धर्मांतरण गैंग के उन बाकी सदस्यों का है जो ये पूरा नेटवर्क चलाते थे। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि गैंग के कितने लोगों को शिकार बनाया गया। अब लखनऊ में भी एक बार फिर से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। उसके बाद बवाल मच गया। पीड़िता का आरोप यह है कि जुबैर नाम के एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू नाम बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके गहने और पैसे भी ले लिए और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस दौरान आरोपी युवक ने महिला पर हिजाब और बुर्का पहनने का दबाव बनाया और अपने घर भी वो ले गया, जहां जुबैर की मां ने धर्म बदलने पर पैसे का भी लालच दिया। मम्मी से मिलवाया कि मम्मी ने बोला कि तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा और इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो इनकी मम्मी और इनकी बहनें, इनके भाई जो सब लोग हैं। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के घर वालों ने उसे ऐसा नहीं करने पर धमकी भी दी। वहीं पीड़ित महिला के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। जुबैर ने करीब 1.5 साल से उसे अपने जाल में फंसा कर रखा था। उत्तर प्रदेश में सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में एक बड़ा घोटाला सामने आ गया है। मदरसों का जो मैनेजमेंट है वो पूरी प्लानिंग के साथ अपने ही परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे रहा है। और ये 1-2 मदरसे का हाल नहीं है, इसमें बड़े खुलासे हुए हैं, वो आप देखिए। बल्कि बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती और कुशीनगर जैसे कई जिलों के मदरसों में ऐसा घोटाला हुआ है। इसका खुलासा RTI कार्यकर्ता मोहम्मद तलहा अंसारी ने किया है। इसी तरीके से बस्ती के एक मदरसा के प्रबंधक मुनीर अली हैं, जिनके 5 दामाद उसी मदरसे में नौकरी करते हैं। जौनपुर के एक मदरसे में प्रबंधक ने अपनी पत्नी को प्रिंसिपल बनाया और दोनों बेटे टीचर हैं। वैसा ही कुशीनगर में भी सामने आया, जहां एक ही परिवार के 6 लोग मदरसे में नौकरी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन इस मामले में जांच का भरोसा दे रहा है। ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि मदरसे की जो पत्नी है और मदरसे के जो साले हैं उनकी नियुक्ति की गई है। अब ये देखा जाएगा कि किस समय उनकी नियुक्ति की गई है, क्या प्रबंधक के कार्यकाल में ही उनकी नियुक्ति की गई है और नियुक्ति उनकी जो है वो नियमानुसार है कि नहीं है। मामले के CM योगी के संज्ञान में आने के बाद इन मदरसों में चल रहे घोटाले पर ताबड़तोड़ एक्शन होना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए PM सूर्य घर योजना पर अब जोर दिया गया है। प्रदेश के मंत्री AK शर्मा ने आज वाराणसी में समीक्षा बैठक की है और इसके साथ ही 2 किलोवाट तक मुफ्त कनेक्शन देने की भी शुरुआत कर दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्री AK शर्मा ने दावा किया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से निपटने की ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। हमने नेट मीटरिंग की व्यवस्था किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी बिजली विभाग से जाती है और जितनी पैदा होती है वो आपस में ऑफसेट करके कई लोग अपने सूर्य घर की बिजली में बचत करके बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, कमा सकते हैं। दरअसल वाराणसी में सिस्टम की क्षमता के अनुसार अब सब्सिडी मिलने वाली है, यानी 1 किलोवाट में केंद्र की तरफ से 30,000 तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से 15,000 की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 2 किलोवाट सोलर क्षमता के लिए 60,000 केंद्र और 30,000 राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यानी सोलर पावर का इस्तेमाल कर आप घर बैठे बिजली बचा सकते हैं। इससे बिजली विभाग पर भी दबाव कम बनेगा। हरियाणा में बदमाशों को पुलिस सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं करती है, बल्कि उनका ऐसा इलाज करती है ताकि वो बदमाशी करने की दोबारा जरूरत भी ना करे। अब इसी कड़ी में कैथल पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों का बीच बाजार में जुलूस निकाल दिया। इन अपराधियों का पुलिस ने वही जुलूस निकाला जहां इन्होंने गुंडागर्दी कर दहशत मचाई थी। जुलूस निकालने से पहले पुलिस ने इनका अच्छे से इलाज किया। तभी तो देखिए कैसे इन बदमाशों की चाल बिगड़ी हुई है। लंगड़ाकर चल रहे बनियानधारी बदमाशों ने एक दुकान पर हमला कर तोड़फोड़ की थी और दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने फौरन इन बदमाशों को गिरफ्तार किया और वहीं ले जाकर इनका जुलूस निकाला जहां इन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी।
और उन लड़कों ने उस गली में पूरा दहशत फैलाई, आतंक फैलाया, लोगों को डराया, धमकाया। खबर जिस संबंध में एसपी सर ने स्पष्ट आदेश दिए कि इसके तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और ऐसा करने वालों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकालते हुए सख्त संदेश दिया और कहा कि अपराध के रास्ते पर चलने वालों का हाल ऐसा ही होने वाला है। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद अब बाकी प्रदेशों में भी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। ऐसे होटल और बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि नियम कायदों को तोड़कर खड़े किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है ताकि दिल्ली के मालवीय नगर जैसी घटना कानपुर में ना हो। अब इसीलिए प्रशासन की रडार पर वो बिल्डिंग है जहां नियम कायदों का पालन नहीं किया गया है। ऐसी बिल्डिंग पर कानपुर विकास प्राधिकरण सख्त कार्रवाई कर रहा है। ऐसी बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। केडीए पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है, सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल आज भी पुलिस ने, केडीए ने इस बिल्डिंग को सील किया है। देखिए यहाँ पर काफी लंबे समय से बिल्डिंग संचालित होती है। फिलहाल इसके अंदर बेसमेंट बना है और इस तरीके से लगातार जिस दिन से घटना दिल्ली में हुई है, केडीए लगातार कार्रवाई करता हुआ जा रहा है। इसके अलावा केडीए पिछले 2 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा बिल्डिंग को नोटिस भी जारी कर चुका है। उधर दिल्ली में हुई घटना को देखते हुए हैदराबाद में भी पुलिस एक्टिव हो चुकी है। हैदराबाद में चल रहे होटल और लॉन्च पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चलाई गई जिसके तहत सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया और इसके साथ ही कई जगह दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल देवभूमि को कब्जा मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है। अब इसी कड़ी में आज रामनगर के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर पालिका के कर्मचारी हथौड़े से अवैध निर्माण को जमींदोज करते हुए दिखाई दिए। इधर बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर किए अतिक्रमण को भी हटाया गया। वहीं गंदगी फैलाने पर दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी और अगर फिर भी कब्जाधारी नहीं माने तो फिर तगड़ा एक्शन होगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद से मीनार हटाने का काम अब शुरू किया गया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल इस पूरे इलाके में मस्जिद की मीनार को लेकर जो विवाद था वो लगातार गहराता चला जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश के बाद मस्जिद कमेटी ने आज एक बार फिर से मीनार तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस मस्जिद में एक मीनार नियमों के खिलाफ बेहद ऊंचाई पर बनी हुई थी जिसे बीते साल प्रशासन ने सील कर दिया था। प्रशासन और मस्जिद कमेटी से बातचीत की गई और अब कमेटी खुद इसे हटाने का काम कर रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी होने तक निगरानी जारी रहेगी। साल 2020 में लक्सर के सुल्तानपुर में पुरानी जामा मस्जिद की जगह नई बड़ी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब इस बीच 2025 में मीनार की ऊंचाई पर बवाल हो गया जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए मस्जिद सील कर दी थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद वैसा ही एक मामला कानपुर से भी सामने आ गया जहां एक युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम लूट के इरादे से दिया गया और इसके लिए आरोपी ने बकायदा बुर्के का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी चाल ने उसका पूरा का पूरा प्लान फेल कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी तक पुलिस के हाथ पहुंच गए। दरअसल 4 दिन पहले कोचिंग संचालक की हत्या हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी हाथ लग गया जिसमें वारदात वाली जगह पर एक बुर्के वाली महिला आती जाती दिख रही थी, लेकिन पुलिस को महिला की चाल पर संदेह था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक महिला आती जाती दिखती है तो उसकी चाल से हमें लग रहा था, तो ये आभास होने लग गया था कि ये चाल महिला की नहीं है। बस इसी शक ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी एलएलबी और बीए डिग्री होल्डर है। आरोपी मोहित और प्रकाश 15 सालों से दोस्त थे। आरोपी ने प्रकाश की चेन और ब्रेसलेट लूटने के लिए यूट्यूब से हत्या का प्लान बनाया था और बुर्का खरीदकर कोचिंग में एडमिशन के बहाने घुस गया था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था, लेकिन बुर्के वाला सीसीटीवी सामने आने के बाद आरोपी के प्लान पर पानी फिर गया। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला।